हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। और आज अनअकैडमी के थ्रू हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। मतलब कैसे आप लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स के थ्रू बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सारी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। लाखों लाख स्टूडेंट्स हमसे रोज जुड़ते हैं अनअकैडमी पर और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैंने 2017 में यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था। इसके अलावा मैं हिंदी से नेट भी हूं और 3 साल से ऊपर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली मेंस के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ। 65th मेंस मेरे मतलब प्रायोरिटी में है और उसके इकोनॉमिक्स सेक्शन को जो सेकंड पेपर में आता है उसको देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो बेसिकली हम आपको देते क्या क्या हैं। हम आपको डेली लाइव क्लासेस देते हैं जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा अपनी तैयारी को मुकम्मल रखने के लिए आप यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको जांच सकते हैं कि आपने पढ़ा कितना और समझा कितना। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा, उसके बाद पॉलिटी पे चलूंगा। तो वो सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है यहाँ पे दोस्तों। आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं। ये बेसिकली कुछ लाइव क्लासेस हैं और हमारे एजुकेटर्स हैं, हमारे अपकमिंग कोर्सेज, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अब बात है आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। बेसिकली तो 12 महीने के लिए जो फीस है 6,300 रुपये है 10% ऑफ के साथ। वो 10% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप मेरा कोड डाल के एडमिशन लेंगे या सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो कि है RKMUS। और जब 24 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो 7,560 का पड़ेगा। मतलब मंथली आपको 315 रुपीज 315 रुपए देने पड़ेंगे और वहां पे भी आपको ये कोड डालना होगा RKMUS। तो अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। आज दोस्तों बात करेंगे, जैसा कि पिछली क्लासों से आप देख ही रहे होंगे कि मैं लगातार कृषि पे बात कर रहा था, तो आज कृषि के एक और बड़े मुद्दे पर बात करेंगे हम, एमएसपी। बहुत बार आप सुनते होंगे एमएसपी शब्द को। तो आज यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप सुन लेंगे ये लेक्चर पूरा 1 घंटे तक धैर्य रखकर, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी का या बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का जो इसके बाहर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत थॉरोली मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए क्या क्या कवर करने की कोशिश की है। पहले हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स पर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएसपी बेसिकली होता क्या है, एमएसपी की जरूरत क्यों है। एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस ना, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद मूल्य और एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ये पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन जो आज मैं पढ़ा रहा हूं। और मैंने कोशिश की है कि इसमें पीटी के भी सारे फैक्ट्स डालने की कोशिश करूं। फिर देखिए एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, एमएसपी के निर्धारक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, एमएसपी नीति से जुड़ी जो मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा एमएसपी नीति का प्रभाव क्या पड़ता है देश पर, कृषि पर, फसल पैटर्न पर, वो सारी चीजें। एमएसपी नीति को प्रभावी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। एमएसपी सच में राहत देता है किसानों को या फिर नहीं, या फिर केवल एक अस्थायी समाधान बनकर रह जाता है। फिर बात करेंगे हम शांता कुमार पैनल रिपोर्ट की 2015 में जो आई थी और इसने एमएसपी को लेकर कुछ बातें कही थी, उसका भी आज हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं एमएसपी है क्या बेसिकली। तो एमएसपी वो एक कीमत है जिस पर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों किसानों के उत्पादों को खरीदने का आश्वासन देती हैं जिन्हें किसान सरकार को बेचना चाहते हैं। मतलब अगर किसान अपने उत्पाद सरकार को बेचना चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर उनको लगता है कि उनको अपने उत्पाद बेचने चाहिए तो वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब उससे कम कीमत पर उन्हें नहीं बेचना पड़ेगा। ये सिद्धांतता एक ऐसी परिभाषा है, ऐसे समझिए। क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी देखी जाती है, जो मैं कल भी पढ़ा रहा था आपको, कि जो व्यापारी समूह हैं वो अपना कार्टेल बना लेते हैं और किसानों को मजबूर करते हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर भी अपने उत्पादों को बेचें। तो मुख्यतः परिभाषा तो ये है, सिद्धांतता। लेकिन कुछ चीजें बदल जाती हैं जब व्यवहार में आती हैं। तो उद्देश्य क्या है, एमएसपी लाया क्यों गया था मुख्यतः। तो एमएसपी लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को जो बाजार की शोषणकारी ताकतें हैं ना, जो बाजार की शोषणकारी ताकतें हैं उनसे बचाना है किसानों को। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था। क्योंकि था क्या कि जैसे मैंने बताया कार्टेल बन जाते हैं व्यापारियों के,
तो कई बार ये समस्या आ रही थी कि जो शोषणकारी ताकतें थी वो किसानों से बहुत कम कीमत पर अनाज प्रोक्योर करना चाहती थी। इसके अलावा जो कीमत है उसको एक निश्चित स्तर से नीचे ना जा सके, वो मतलब सरकार एक निश्चित कर देती है। कुछ कुछ जो निर्धारक तत्व हैं जिनका आगे हम जिक्र करेंगे, उन निर्धारक तत्वों के आधार पर सरकार एक कीमत तय कर देती, उससे नीचे ना जाए, मतलब किसानी के लिए किसान हतोत्साहित ना हो। फिर देखिए न्यूनतम प्रोत्साहन सुनिश्चित करना, जिसकी मैंने बात की कि एक मिनिमम आपको प्रोत्साहन रहे कि किसानी आपकी फायदे का ही सौदा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना, क्योंकि अगर एमएसपी दिया जाएगा तो किसान अपनी आय बढ़ाएंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, किसानी में नए नए वो नवोन्मेष करते रहेंगे और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आएगी और खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की बात है, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है। फिर देखें अगला टॉपिक, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, एमएसपी की आवश्यकता क्यों है। तो हम लगातार कृषि कवर ही कर रहे हैं 2-3 लेक्चर से, तो हमने यही देखा है कि कल जलवायु परिवर्तन वाला भी हम लोगों ने टॉपिक देखा था। तो भारतीय कृषि जो है ना वो प्राकृतिक कारकों के प्रति बहुत संवेदनशील है, मतलब बहुत वल्नरेबल है। मतलब अगर जलवायु में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भारतीय कृषि उसको झेल नहीं सकती है। तो बाढ़, सूखा, चक्रवात, मानसून की अनिश्चितता और लेटेस्ट में देखिए तो टिड्डियों के हमले, ठीक है, इन सब के प्रति भारतीय कृषि बहुत संवेदनशील है, बहुत वल्नरेबल है, और उतने ही वल्नरेबल भारतीय किसान भी हैं। तो उसको देखने की हमें जरूरत है, इसलिए हमें एमएसपी की बात करती है सरकारें। ठीक है, फिर देखिए कृषि उत्पादों की कीमत में अस्थिरता के कारण प्रायः क्या देखा जाता है, बाजार जोखिम अधिक रहता है ना। जो कृषि उत्पादों को उत्पाद जो मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा तो बाजार जोखिम बहुत रहता है, और वो बाजार जोखिम उत्पादकों के लिए भी नहीं अच्छा है और जो उपभोक्ता है उनके लिए भी नहीं अच्छा है, इसीलिए एमएसपी की बात की गई है। इसके अलावा देखें तो जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है, इसके लिए भी एमएसपी की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, ये पहले टॉपिक से इसे जोड़ सकते हैं पहले पॉइंट से, कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है, फसल बीमा उस तरह से नहीं है, और जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं किसान और किसानी उनकी दोनों। तो इस वजह से भी एमएसपी की जरूरत पड़ जाती है। किसानों के लिए अपनी उपज का बीमा भी ना करा पाना, जिसके कारण मैंने बताया कि वित्त की कमी है ना। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी किसानों ने करा है, बड़े किसान ही करा पाते हैं, उनके पास ही उतना पैसा है, उतने संसाधन हैं। तो इन्हीं सब कारणों से, ये जो 3-4 कारण हैं, इन्हीं कारणों से किसानों के नुकसान की संभावना बनी रहती है, और इसी नुकसान से बचाने के लिए कृषि निवेश के साथ साथ उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने के लिए क्या जारी की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति। मतलब एक ऐसी नीति जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहां पे एक चीज हमें समझनी है, ये पीटी के लिहाज से भी समझने की आपको जरूरत है, और एक आपकी समझ भी बनाएगा। खरीद मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला अंतर जो है, एमएसपी जो होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो फसल से पहले ही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन खरीद मूल्य कब घोषित किया जाता है, फसल के बाद, आफ्टर हार्वेस्ट। ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर देखिए, खरीद मूल्य जो होता है ना, वो प्रायः देखा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। ये कई बार फैक्ट्स में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पॉइंट वाइज। खरीद मूल्य के लिए आप देखेंगे तो क्लोज एंडेड सिस्टम अपनाया जाता है खरीद मूल्य के लिए, अर्थात इसको अगर मतलब समझे क्लोज एंडेड सिस्टम का, तो जितनी मात्रा में सरकार को जरूरत है उतना ही खरीदेगी। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां एक ओपन एंडेड सिस्टम है। मतलब आपको अगर बेचना है तो सरकार खरीदेगी, सरकार की मजबूरी है खरीदना, भले वो रखने के लिए एफसीआई के पास उतने ज्यादा संसाधन ना हो, उतनी ज्यादा खाद्यान्न भंडारण ग्रह ना हो, लेकिन उसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का आश्वासन है, जैसा हमने पहले देखा था। तो ये पॉइंट और समझ लीजिएगा कि खरीद मूल्य के लिए क्लोज एंडेड सिस्टम है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ओपन एंडेड सिस्टम है। ओपन एंडेड सिस्टम मतलब खरीद की मात्रा का निर्धारित ना होना, आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, और सरकार ने ऐसा कोई कैप नहीं लगाया है कि आप इतना ही बेच सकते हैं, इसके बाद हम नहीं खरीदेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है खरीद मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में। फिर आप देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, ये निर्धारित करते समय किसानों का ही ध्यान में रखा जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, एमएसपी क्यों लाया गया, उसकी आवश्यकता क्यों थी, तो यहां पे किसानों का हित है, और किसानी को प्रोत्साहन की बात थी,
वो दोनों चीजें। लेकिन खरीद मूल्य में सरकार की जरूरतें केंद्र में हैं। हो सकता है सरकार को पीडीएस के थ्रू अनाज बांटना हो या बफर स्टॉक अपना और बढ़ाना हो, तो उसके लिए सरकार प्रोक्योर करती है। ठीक है, तो ये दोनों में एक अंतर है, ये देखने की जरूरत है। अगर ये पीटी में भी ये कथन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको समझने की जरूरत है इन दोनों के बीच जो एक मीयर डिफरेंस है, बहुत पतली सी लाइन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। हमने बात किया एमएसपी की, तो अब एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है? तो एमएसपी के निर्धारण की जो अनुशंसा करता है, मुख्यतः कौन करता है? अनुशंसा करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीएसीपी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीटी में भी आ चुका है, ईयर 2015 में। और इसका क्या होता है मुख्य उद्देश्य? कि कृषिगत लागत और किसानों को बेहतर प्रतिफल देने के आलोक में इसकी अनुशंसा की जाती है कि कृषिगत लागत और किसान जो हैं, जो काम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उनको अच्छा आउटपुट मिले ना। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? सीएसीपी। लेकिन इनकी घोषणा कौन करता है? अनुशंसा कर तो दिया, लेकिन अनुशंसा को पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो दो फैक्ट्स भी यहां आपको समझ में आए कि अनुशंसा करता है सीएसीपी और घोषणा करता है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, और आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसको जितना समझ में आएगा वो उतना ही एमएसपी रखेगा। वो इस अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। अभी करंट में क्या है? 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अलावा एक और फसल है गन्ना, जिसके लिए एफआरपी की घोषणा की जाती है। तो यह मुख्यतः हुआ निर्धारण कौन करता है और घोषणा कौन करता है। फिर देखिए, अभी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये जो बेसिकली सीएसीपी है, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सीवन लागत को आधार बनाती है। ठीक है, सीवन लागत को अभी आधार बनाया जाता है, जिसमें खेती से जुड़े सभी प्रकार के उत्पादन व्यय शामिल हैं। ये ऐसे समझिए कि अभी जो सीएसीपी है वो सीवन लागत को कहती है कि हम आधार बनाएंगे। किंतु कृषि लाभकारी रहे, इसके लिए लगातार कई समितियां बनाई गई और कई रिपोर्ट्स आई। उसके संदर्भ में एक कमेटी बनी थी, अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति ने क्या कहा था कि जो आपकी सीवन लागत है, जिसको आप आधार बनाते हैं एमएसपी के निर्धारण के लिए, हालांकि आप अनुशंसा ही करते हैं, तो उसकी जगह आप C2 लागत को आधार बनाइए। C2 लागत क्या है? C2 लागत का ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसको देखिए। पहला तो इसमें C1 रहेगा, दूसरा भूमि पर वो जो लगान दिया जाता है उसको भी C1 में जोड़ा जाएगा। पारिवारिक श्रम का जो एक आकलित मूल्य है या जो अनुमानित मूल्य है, क्योंकि यहां कृषि में आप देखेंगे ना तो प्रचंड बेरोजगारी होती है। ऐसे लोग भी लगे हुए होते हैं जो मतलब कभी 2 घंटे के लिए आके काम कर गए, 4 घंटे के लिए आपके परिवार के ही लोग आकर काम कर गए। ठीक है, तो वो आकर काम कर गए, लेकिन उनकी श्रम की कीमत उस तरह से नहीं है। जैसे घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनके श्रम की कीमत उस तरह से नहीं मिलती है उनको, तो उसको भी जोड़ने की बात की गई है। तो कृषि को पूरा व्यवसायिक तरीके से देखता है C2 लागत। इसके अलावा क्या कि भूमि के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियों पर जो ब्याज दिया जाता है, ठीक है, तो जो अलग से इंटरेस्ट लगता है, तो यहां देखेंगे भूमि ब्याज, मतलब ये बेसिकली एक मुकम्मल लागत की बात करता है। मुकम्मल लागत की बात कैसे करता है? भूमि, कैपिटल, लैंड कैपिटल और लेबर, इन 3 चीजों की बात करता है। उत्पादन के कारकों में आते हैं तो उन सारे कारकों को जोड़ के C2 लागत बनाने की बात कही गई है। तो वो भी आप देख लीजिएगा कि C2 लागत की मतलब अनुशंसा किसने की थी? अभिजीत सेन समिति ने की थी। फिर इसी क्रम में आप देखिए तो अब चर्चा में आने लगा है लगातार C3 लागत। C3 लागत क्या कहता है? C3 लागत यह कहता है कि इसमें C2 के अलावा ना, जो आपका C2 है, C1 में C2 किस किस तरह से जुड़ा, ये आपने पीछे देख लिया ना। ये तो बेसिकली ये रहा ना C2 में अलग से क्या चीजें जुड़ जाएंगी? 10% प्रबंधकीय पारिश्रमिक ना, कि आप जिस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं उस अपनी कृषि को, उसका भी एक मौद्रिक मूल्य है, उसको जोड़ने की बात की गई है। तो C1 C2 C3 में आपने अंतर भी देख लिया इसी क्रम में। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं ना, मतलब इसके निर्धारक तत्व, जब सीएसीपी
न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारण करता है तो उसके दिमाग में C1 तो चलता ही रहता है ना, हमने बताया C1 लागत। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसके अतिरिक्त ये चीजें हैं जो इनको ध्यान में रखता है। पूरे देश से स्थानीय स्तर के साथ साथ ना, जो लोकल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी ना, एक पर्टिकुलर स्थान पर भी, मतलब क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए लागू होता है, तो इसमें जो बेसिकली चीजें होनी चाहिए वो देश की शामिल होनी चाहिए, स्थान की भी विशेष की और राष्ट्र के स्तर पे भी। उत्पादन लागत और कृषि अवसंरचना में निवेश से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक स्टेट में और किसी दूसरे स्टेट में किस किस तरह से क्या क्या कृषि अवसंरचना में निवेश किए जा रहे हैं और उस पर लागत कितनी ज्यादा आई है, इन सब चीजों को लेके उनका अपना एक फॉर्मूला है, उसमें वो डालते हैं, पुट करते हैं वो वैल्यूज जो उनको मिलती हैं और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य वो निकालते हैं। और इसी आलोक में वो और क्या ध्यान रखते हैं, इसी आलोक में वो ध्यान रखते हैं, वो किसान संगठनों से भी बात करते हैं कि उनके हित भी पूरी तरह संरक्षित हों। और वो क्या ध्यान देते हैं एमएसपी का निर्धारण करते समय, व्यापार संगठनों का फीडबैक भी देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एमएसपी इतनी ज्यादा रख दें कि जो रॉ मटेरियल हो वो इतनी ज्यादा महंगा हो जाए कि कृषि प्रसंस्करण से जुड़े जो उद्योग हैं उनको नुकसान होने लगे ना, या उनके उत्पाद की कीमत बढ़ जाए जिससे वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या देश की मार्केट में प्रतिस्पर्धी न रह पाए। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है किसको, सीएससीपी को, अनुशंसा देते वक्त। ठीक है, यहां पे राष्ट्रीय हित भी ध्यान में रखता है, किसान और व्यापारियों के हितों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच भी सामंजस्य साधता है। तो बड़ा ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, अगर आप देखें तो सीएससीपी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव काम कर रहा होता है और एक बड़ी मतलब गहन विश्लेषण करना पड़ता है उन्हें और सब चीजों का फीडबैक लेना पड़ता है, जमीन से फीडबैक लेना पड़ता है उनको ना, जमीनी स्तर पे जो कुछ चीजें घट रही हैं। फिर इसके अलावा बड़े बड़े स्तर पे जो संगठन है, किसान संगठन, व्यापार संगठन और जो उपभोक्ता हैं, इन सब को ध्यान में रख के वो एमएसपी का निर्धारण करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको देखनी चाहिए। फिर देखिए, अगर बात किया जाए इसके मूल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो यहां पे आप देखेंगे तो पहला उत्पादन लागत, प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई, ये एक चीज है, एक बिंदु है जिसको हम ध्यान में रखेंगे या जिसको सीएसईपी ध्यान में रखता है। इसके अलावा जो आगत कीमत है, इनपुट कीमत हैं, इनपुट मतलब जैसे उर्वरक की कीमत लगी, बीज की कीमत लगी ना, या अगर ट्रैक्टर से कुछ काम किया गया है, ट्रॉली से कोई काम किया गया है तो उसकी जो कीमत लगी, तो सारे इनपुट कीमतों में बदलाव क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए डीजल के रेट्स बढ़ जाएंगे, जैसे डीजल में हम देखते हैं ना क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, डीजल के रेट्स अगर बहुत बढ़ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अंततः इनपुट कीमतों में वृद्धि हो जाएगी जिसकी वजह से एक मुद्रास्फीतिकारी दबाव काम करने लगेगा, किसके ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो वो एक चीज देखने की भी यहां पे जरूरत पड़ती है उत्पादन लागत के अलावा। फिर देखिए इनपुट आउटपुट कीमतों में साम्यता भी होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में रखता है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, उसको रॉ मटेरियल के लिए एक कोई एमएसपी तय थी, मान लीजिए कोई एक गेहूं ही है उसके लिए एमएसपी तय थी, गेहूं से बिस्किट बना, तो जो रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट बना बिस्किट, दोनों की जो कीमतें हैं ना, इनपुट की कुछ कीमतें हैं, वहां पे जो जल सिंचाई के लिए काम लगा या फिर उर्वरक के लिए जो चीजें लगी या ट्रैक्टर लगा, ये तो इनपुट लागत हो गई। आउटपुट लागत में क्या हुआ, वो गेहूं ले जाके धुला गया, उसे अच्छे से प्रोसेस किया गया, सारी चीजें की गई। तो इनपुट और आउटपुट जो दोनों कीमतें हैं ना, उनकी भी पेरिटी होनी चाहिए, उसकी भी साम्यता होनी चाहिए, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़े दोनों में ना, तो वो एक चीज भी ध्यान रखा जाता है जब एमएसपी का निर्धारण कर रहा होता है या एमएसपी के अनुशंसा कर रहा होता है, मुख्यतः कौन, सीएसीपी। इसके अलावा जो चौथी चीज ध्यान में दी जाती है, सहायकी और इसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कई बार देखिए सहायकी भी दी जाती है कृषि में, तो उस कृषि के सहायकी के कारण कई बार देखा जाता है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी कई बार क्या होता है, बहुत दबाव पड़ जाता है। और फिस्कल डेफिसिट पे जब दबाव पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, तो देश में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, बाहर की भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे दिखा देंगी, एक निगेटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगी। और जब वो निगेटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगी
तो उसकी वजह से क्या है, विदेश से आने वाले जो निवेश हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भी देखने की जरूरत है हमें, और ये ध्यान रखता है कौन, सीएसीपी, कि जो सब्सिडी है और उसके परिणाम स्वरूप जो फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हमारा निवेश भी आगे ना प्रभावित हो। इसलिए एमएसपी बहुत बढ़ा के नहीं रखना है या बहुत कम नहीं रखना है, दोनों के बीच क्या रखना है, एक साम्यता रखना है। साम्यता किसके किसके बीच, मांग आपूर्ति संतुलन के बीच, डिमांड सप्लाई, इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यता, एक इक्विलिब्रियम डेवलप होना चाहिए, इन दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो बफर स्टॉक में कृषि उत्पादों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखता है। जब सीएससीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है तो जो बफर स्टॉक्स हैं बेसिकली ना, बफर स्टॉक्स मतलब जो बचा के रखता है, जैसे अभी कोविड-19 का समय है तो जो अनाज मिल रहा है जो वंचित और संवेदनशील वर्गों को, वो कहां से मिल रहा है, एफसीआई ही प्रोवाइड करवा रही है। जो बफर स्टॉक्स उसने अपने रखे थे, राज्यों को वो लगातार सप्लाई कर रही है। तो उन बफर स्टॉक्स में कृषि उत्पादों की क्या उपलब्धता है और क्या उसे, मतलब एक बफर स्टॉक मतलब एक लिमिटेड स्टॉक रहना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी न प्रभावित हो। क्योंकि अगर आपकी खाद्य सुरक्षा पे खतरा आ गया तो आपके राष्ट्रीय हित भी प्रभावित कर सकते हैं कई देश, जैसा हम लोगों ने देखा था 1960 के दशक में हुआ था ना। 1960 के दशक में क्या था, जब अमेरिका से गेहूं आ रहा था तो उससे हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था, क्योंकि भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता उस तरह से नहीं थी। तो उन्होंने, अमेरिका ने हमारे ऊपर बेसिकली दबाव डाला था और हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से आप देखेंगे 1965 के आसपास ही कृषि लागत मूल्य आयोग जैसा एक संगठन, इसका पूर्ववर्ती संगठन बन गया था 1965 के आसपास ही। क्योंकि वो दौर बहुत खराब था, उस समय लगातार सूखे भी आ रहे थे, देश जो है लगातार पाकिस्तान और चीन इन सब देशों से लगातार युद्ध भी लड़ रहा था और देश बड़ी संकटग्रस्त स्थिति में था। तो हमने सोचा था कि एक हमारे पास बफर स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि हम अपने देश की जनता का पेट तो भर सकें कम से कम, और हमारा राष्ट्रीय हित इससे क्या मतलब खतरे में ना आ जाए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखता है कि बफर स्टॉक्स में कृषि उत्पादों की क्या उपलब्धता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारक तत्वों पर हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए घरेलू कीमतों के रुझान, जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं अनाजों के, उसको भी देखा जाता है कि उसमें क्या रुझान है, उसमें क्या ट्रेंड दिख रहे हैं, क्या रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं या घटते हुए दिख रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखा जाता है ना, या स्टैटिक एक रेट दिख रहा है। तो ये सारी चीजें भी सीएससीपी ध्यान में रखता है अपनी अनुशंसा देते वक्त। फिर देखिए कृषि और उद्योगों के बीच कारोबारी संबंध, ये मैंने बता ही दिया है कि कृषि और उद्योग, क्योंकि कृषि आप देखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है, उद्योग किसमें आता है, आपका दूसरे पे आता है, द्वितीय क्रियाकलाप है। तो इन दोनों को बीच एक सामंजस्य रहे, एक कारोबारी संबंध रहे, और इन्हीं को एक सामंजस्य अगर रहेगा तो एक गुड इकोनॉमी साइकिल जो बनता है ना, एक अच्छी चक्रीय अर्थव्यवस्था का जो एक साइकिल बनता है वो भी बना रहे और वो भी चलता रहे। इससे क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उस पर क्या असर पड़ता है ना, कृषि और उद्योगों के बीच जो कारोबारी संबंध है वो किस तरह से प्रभावित हो जाएगा, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य रख देने पर या एमएसपी कुछ और रख देने पर, ये भी एक बार सोचना पड़ता है सीएससीपी को अपनी अनुशंसा देते वक्त। इसके अलावा कुछ और अन्य कारक भी हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, बैक ऑफ द माइंड वो चीजें सीएससीपी के चलती रहती हैं। वो क्या है, वो है वैश्विक कीमतों के रुझान ना। वैश्विक कीमतों के रुझान मतलब कि मान लीजिए आलू है या चीनी है या गन्ना है, इन सब चीजों के वैश्विक कीमतें कैसी चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हो या बहुत कम चल रही हो, तो एक पेरिटी वहां पे भी बना के रखनी पड़ती है। और आयात निर्यात की संभावना भी देखनी होती है ना। ये बेसिकली क्या हुए, ये अंतरराष्ट्रीय कारण हुए, ये इंटरनेशनल रीजंस हुए कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयात निर्यात भी बहुत दुष्प्रभावित ना हो जाए, एमएसपी आप ऐसा रखें। मतलब वैश्विक कीमतों का रुझान और आयात निर्यात की संभावना को भी हम ध्यान में रखते हैं, हम मतलब सीएसीपी। फिर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्यतः फसल के विविधीकरण और फसल पैटर्न को किस रूप में प्रभावित करेगी यह भी सोचना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये इंटरनेशनल कारण हो गया ऊपर वाला, फिर नीचे वाला कि जो क्रॉप डाइवर्सिटी है या क्रॉप पैटर्न है उसको गलत तरीके से ना यूज कर लिया जाए ना। क्योंकि हो सकता है आप किसी फसल के लिए बहुत ज्यादा अगर एमएसपी रख दें ना, या बहुत अच्छा एमएसपी रख दें, अट्रैक्टिव एमएसपी रख दें, तो हो सकता है जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो किसी और फसल के अनुकूल हों,
लेकिन किसान प्रोत्साहित हो जाएंगे दूसरी फसल उगाने के लिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसा कई बार दिखता है धान और गेहूं के चक्कर में, देखा जाता है कि जो बेसिकली चावल है ना, बासमती चावल है और अच्छी अच्छी क्वालिटी का चावल है, जो मिडिल ईस्ट वगैरह में बहुत डिमांड होती है हमारे उस चावल की ना, वहाँ पे बिरयानी या और भी जो उनके फूड कुजीन्स वगैरह बनते हैं उसमें, तो उसकी वजह से हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर ऐसे एरिया, ऐसे राज्य जहाँ पे जल बहुत ज़्यादा आप कहेंगे प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध है, वो अपनी जलवायु परिस्थितियों को छोड़ते हुए ना, मतलब उसको ध्यान में ना रखते हुए चावल का उत्पादन करते हैं और पानी निकालते हैं जमीन से, भूजल का दोहन कर लेते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो नीचे गिर जाती है। तो उसका भी ध्यान रखना है, किसको, सीएसईपी को, फसल का विविधीकरण भी ना प्रभावित हो, वो भी होता रहे, क्रॉप डाइवर्सिटी रहे और फसल पैटर्न भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो। फिर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति से जुड़ी हुई ये समस्याएं हैं बेसिकली। तो बेसिकली न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया जाता है उसको लेके जो हमने पिछले सारी बातें की हैं, ये एक नीति की तरह काम करती हैं, एक पॉलिसी है सीएसईपी की। तो इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, हालांकि इन सारी चीजों को उसे ध्यान में रखना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विसंगतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। जो विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं वो किस प्रकार हैं, तो वो इस प्रकार हैं कि इस नीति ने, एमएसपी ने मुख्यतः आप देखेंगे तो किसान और उपभोक्ता इन दोनों के हितों का तो संरक्षण कर दिया, लेकिन कुछ अन्य अन्य समस्याएं भी पैदा हो गई। वो क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का दायरा। इसमें है क्या कि इसका दायरा बहुत अधिक विस्तृत है। इसके जो मौजूदा फसलों की सूची 90% तक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धान और गेहूं, जो मुख्यतः धान आप देखेंगे तो जो आपका पूर्वी भारत है ना, या फिर नीचे अगर आप चले जाएंगे तो दक्षिण भारत का हिस्सा, और गेहूं उत्तर भारत में ऊपर की तरफ खाया जाता है, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, यहां सब पर। तो ये मुख्यतः कैसी फसलें हैं, ये खाद्यान्न फसलें हैं और यही स्टेपल फूड है यहाँ का। तो उसी पर सारा ध्यान रह जाता है, धान और गेहूं पर। तो ये जो एमएसपी व्यवस्था है, इसका दायरा जो है, हालांकि दायरा तो इसका विस्तृत किया गया है, 23 फसलों के लिए रखा गया है, लेकिन होता क्या है कि उन 23 फसलों में कुछ ही फसलों के लिए उस तरह से किसान प्रोत्साहित होते हैं उन्हें उगाने के लिए। तो ये दायरा जो है इसकी शक्ति भी है और सीमा भी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जहां इसकी पावर है वहीं इसकी कमजोरी भी है। तो इस तंत्र को सही प्रकार से लागू किया जाए तभी इससे किसान अपना फायदा उठा पाएंगे ना, मतलब फसल विविधीकरण और पैटर्न को उस तरह से ध्यान में रखा जाए। तो एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या है जो हमने अभी जिक्र कर लिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जो है वो मुख्यतः गेहूं और चावल जैसे जो कृषि उत्पाद हैं उन्हीं के पक्ष में दिखाई पड़ती है, जबकि जो अन्य उत्पाद हैं उनके प्रति ये उदासीन दिखाई पड़ती है। जिसका प्रमाण क्या दिखता है आपको, जिसका प्रमाण ये दिखता है कि गेहूं और चावल का तो आप देखते हैं तो भारत में क्या है, अधिशेष स्टॉक है, मतलब इनका ज्यादा स्टॉक है भारत में ना। पड़े पड़े आप देखते हैं कई बार वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे कि गेहूं पड़े पड़े बरसात में सड़ रहा है ना, चावल पड़े पड़े सड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो दलहन और तिलहन के लिए आयात पर निर्भरता है हमारी, हालांकि हम दालें सबसे ज्यादा पैदा करते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि भारत में प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो दालें हैं। अधिकांश जनता यहाँ की दालों के लिए, प्रोटीन के लिए दालों पर निर्भर करती है और तेल के लिए भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस तरह से दलहन और तिलहन है, यहाँ इतना उत्पादन करने के बावजूद भी आप देखते हैं यहाँ की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती दाल की। इसी वजह से आप देखेंगे तो 2015 के पास दालों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दिखा था ना। एक न्यूज आई थी, अगर आपने सुना होगा, यूपी में एक औरत मरते हुए उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अरहर की दाल खा पाए, जिसे तुर की दाल भी बोलते हैं। तो आप सोचिए कितनी खराब स्थिति है। तो ये क्या करती है, मुख्यतः गेहूं और चावल के पक्ष में दिखाई पड़ती है खड़ी एमएसपी नीति। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन इसको लोगों ने उस तरह से किया, इस तरह से अप्लाई किया न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को कि ये गेहूं चावल के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है और दलहन और तिलहन के विरोध में दिखाई देती है। विरोध में कैसे दिखाई देती है कि दलहन और तिलहन का हमें आयात पर निर्भरता करनी पड़ती। इसीलिए आप देखेंगे जब 2015 में दलहन वाली क्राइसिस आई थी, दालें, तो अफ्रीका के कुछ देशों से हमने, मोजाम्बिक वगैरह से, वहां से पैक्ट कर लिया था कि आप अपने क्षेत्रों पे हमें दाल उगाने की अनुमति दीजिए ना। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इसके अलावा क्या होता है, मुख्यतः जल सघन जो कृषि उत्पाद हैं इनके प्रति न्यूनतम समर्थन मूल्य के झुकाव के कारण, मतलब जल सघन कृषि ही है क्या, धान आपका, गेहूं, ये सब जल सघन ही है। गेहूं में तो फिर भी थोड़ा कम पानी लगता है, लेकिन धान में तो बहुत ज्यादा जल लगता है। 1 किलो धान पैदा करने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5,000 लीटर जल लग जाता है। अब कैसे लग जाता है, शुरू से लेके अंत तक जो प्रोसेस है ना, जो जमीन से वो खींचता है जल, और जितना हम लोग ऊपर भर के रखते हैं एकदम लबालब भरा रहता है खेत। आप देखें कभी धान के जब रुपाई का सीजन होता है तो आप समझ पाएंगे। तो जो अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5,000 लीटर 1 किलो धान के उत्पादन में जल खर्च हो जाता है। तो इसके कारण होता क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का झुकाव इन्हीं फसलों की तरफ है। इसके कारण फसल विविधीकरण हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि गेहूं और चावल के पक्ष में ये खड़ी दिखाई पड़ती है। और इससे मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है मृदा स्वास्थ्य पर। और जल संसाधनों के अतिदोहन से जल संकट की समस्या भी खड़ी हो जाती है, एक वाटर क्राइसिस भी खड़ा हो जाता है, जैसा हमें दिखाई पड़ता है कई कई जगह पर, जब वो अपनी जलवायु परिस्थितियां छोड़कर ना, जो या उनके जलवायु कृषि है जिसको मतलब अप्लाई करके उनको कृषि करनी चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उसको अवहेलना करके वो कृषि करते हैं। फिर आगे देखें तो क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति ने राज्यों के बीच विभेद को भी गहराने का काम किया है। जो स्टेट्स के बीच में डिफरेंस है ना, इकोनॉमिक स्तर पे ना, मतलब जो आप डेवलपमेंट के स्तर पे भी कह सकते हैं, वो भी गहराता जा रहा है। क्योंकि इसका लाभ जो मिला है अधिकतर किसे मिला है, एमएसपी पॉलिसी का पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों को मिला है, पश्चिम भारत को मिला है। मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो एरिया रिवोल्यूशनलाइज हो गए ना, बेसिकली हरित क्रांति से जो एरिया विकसित हो गए कृषि के क्षेत्र में, उनको, और दक्षिण भारत के राज्यों को ही मिला है न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण। जबकि पूर्वी भारत में इसकी पहुंच अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे प्रमाण कैसे दिखता है, हमें लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि जो पूर्वी भारत के ना, बंगाल के हो गए, या आप कहेंगे तो बिहार के, झारखंड के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनको अपने जो चावल होते हैं, जो धान होता है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 15 से 20% कम कीमत पर बेचना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बन जाती है। जबकि आप यहीं देखते हैं पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे अपने धान और गेहूं को वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 से 15% अधिक कीमतों पर बेचते हैं। तो ये जो 10 से 15% अधिक कीमतों पर बेचेंगे, इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही खरीद मूल्य कहा जाएगा। वो हमने बताया नहीं था आपको शुरुआत में लेक्चर के कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रायः अधिक होता है क्या, खरीद मूल्य। तो वो उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब जो थोड़े से डेवलप कर गए हैं, ये सारे स्टेट्स ना, थोड़े क्या मतलब भर के डेवलप कर गए हैं कृषि क्षेत्र में, तो ये एमएसपी से भी ज्यादा कीमतें चार्ज करते हैं अपने जो इनसे खरीदने आता है अनाज। ठीक है, तो ये एक अंतर दिखता है यहाँ पे। इसी क्रम में क्या देखा गया है कि भारतीय खाद्य निगम जो आप कहेंगे बेसिकली एफसीआई, अपनी खरीद का लगभग 98% कहां से लेता है, शीर्ष 5 गेहूं उत्पादक राज्यों से ही लेता है, जिसमें आपका पंजाब आ जाएगा, यूपी आ जाएगा ना, या फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। तो सोचिए आप, गेहूं तो हर जगह पैदा होता है, लेकिन 98% केवल शीर्ष के 5 गेहूं उत्पादक राज्यों से, क्योंकि वहां पे एफसीआई भी मजबूत है। एफसीआई की जो संस्थागत संरचना है इन राज्यों में वो भी मजबूत है। तो एफसीआई मजबूत है तो वो वहां से खरीद लेता है, बाहर से क्यों खरीदे, उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत देना पड़ेगा फिर। और दूसरा, उत्पादन की जो कई बार ना गुणवत्ता भी देखी जाती है, तो यहाँ के किसानों की समझ ज्यादा बेहतर हो गई पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, और इन्होंने बीजों में निवेश किया, इन्होंने सिंचाई के साधनों में निवेश किया और सारी चीज में, तो इनके जो गेहूं होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो आमतौर पे जो भारतीय खाद्य निगम है वो थोड़ा सा पक्षपाती हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसको भी अच्छे उत्पाद खरीदने का इच्छा रहती है, क्योंकि आगे को उसे भी सप्लाई करना है। तो वो क्या करता है, 98% इन्हीं 5 शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों से ही खरीद लेता है, और बाकी के स्टेट्स छूट जाते हैं, और यही उनकी असमानता का कारण बनता है। फिर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खुली खरीद प्रणाली है, ओपन एंडेड सिस्टम है ना, मैंने बात की थी, जिसकी वजह से क्या होता है, ओपन एंडेड सिस्टम क्या है, हमने पढ़ा था कि जहां पे सरकार कोई कैप नहीं लगाती, आप कितना भी उनको लेके जाइए, उन्हें मजबूरी में उन्हें खरीदना पड़ेगा एमएसपी पे।
ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, बफर स्टॉक्स में अनाज बहुत अधिक आ जाता है ना। हो पता चला कि उनके पास अनाज इतना ज्यादा आ गया कि बाहर मार्केट में अनाज कम पड़ गया। बाहर जब मार्केट में अनाज कम पड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद अनाजों में जो खाद्यान्न की कीमतें हैं उसमें आपको इन्फ्लेशन दिखाई पड़ने लगेगा। और इससे अनाज की कमी के कारण, किसकी वजह से, अनाज की कमी के कारण। तो जो ओपन एंडेड सिस्टम है ये कई बार मुद्रास्फीतिकारी दबाव भी बना देता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। फिर देखें तो अधिशेष स्टॉक जो है ना, जो सरप्लस स्टॉक है, इसको बनाए रखने में परिवहन लागत से लेके भंडारण और वितरण लागत तक खर्च हो जाती है ना। मतलब मान लीजिए उस जमीन की, या आप एफसीआई का गोदाम आप बात करें, एफसीआई के गोदाम में मान लीजिए सपोज 100 किलो वो भंडारण कर सकता है। पर अब क्योंकि ओपन एंड सिस्टम है, एमएसपी में सारे किसान अपने अनाज लेकर आ गए, 100 की जगह आ गया आपके पास 150 किलो। अब आपके ऊपर तो सरकार से भी दबाव है, किसानों का भी दबाव है, नहीं तो कल को मीडिया में आ जाएगा कि आप लेने से मना कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कवर एंड प्लिंथ टेक्नोलॉजी का यूज करके या कुछ और बगल की बिल्डिंग किराए विराए पे लेके जो कुछ भी करेंगे, आप क्या करेंगे, उस अनाज को लेके रख देंगे। लेकिन उसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक तो परिवहन लागत कैसे आ जाएगी कि अगर उस अनाज को आपको दूसरी जगह भेजना होगा तो बजट जो आपके पास आता है वो उतने के लिए, जितनी आपकी भंडारण क्षमता है उसी के लिए आएगा। आगे आएगा तो आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपके पास बजट है वो 100 किलो के लिए ही था। तो जब भेजना होगा 150 किलो तो उसके लिए भी परिवहन लागत बढ़ जाएगी, भंडारण लागत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, भंडारण करने का वहां पे मतलब वैसी कंडीशन बना के रखनी पड़ेगी, बहुत नमी ना हो, उसको ढक के रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें। और वितरण लागत, इन सब के जुड़ जाने की वजह से होता क्या है कि जो खरीद मूल्य के 40% के आसपास अतिरिक्त खर्च हो जाता है। तो सोचिए, एमएसपी से जो खरीदा गया ना, या एफसीआई ने जो खरीदा, मान लीजिए 1400 रुपए में, 1400 रुपए उसने दिया किसानों को, लेकिन जो उसकी टोटल लागत आ गई ये सारी चीजें जोड़ के वो 2200 आ गई। तो 1400 का अगर 2200 हो गया, तब ये जो बीच का अंतर है ना 800 रुपए वाला, ये कौन भरेगा। ये एक समस्या का विषय है, ये एक प्रॉब्लम का विषय है, उसको भी देखने की जरूरत है। फिर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये हमने बात कर ली मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो समस्याएं थी, उसमें जो विसंगतियां थी उसका। तो यहां इसका प्रभाव ये पड़ता है, पहला कि आर्थिक समृद्धि के जो लाभ होते हैं ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो गया। ठीक है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि मतलब जो सारे सेक्टर्स ग्रोथ कर रहे हैं ना, उन्हीं का एक एक हिस्सा निकाल के क्या किया जा रहा है, उनको लेके सरकार अलग तरीके से यूज करती है। तो आर्थिक समृद्धि के जो लाभ हैं उसको किसानों तक पहुंचाने में एमएसपी जो पॉलिसी है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई है, और किसानों को प्रोत्साहन देती है कि नहीं ठीक है, आप उत्पादन करते रहिए। हालांकि ये बात अलग है कि आप देखते हैं लगातार रिपोर्ट्स आती है जहां 40% किसान अभी भी तैयार हैं कि हम किसानी छोड़ दें अगर हमें कोई और उद्योग या धंधे में रोजगार मिल जाए तो ना। ये समस्याएं आप देखते होंगे लगातार, आर्थिक, हम लोग कृषि संगणना में पढ़ेंगे, उसमें भी यही डेटा निकलेगा। कल भी मैं अपने लेक्चर में यही बात कर रहा था कि किसानी को उस तरह से करने के लिए प्रोत्साहित नहीं है किसान, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोत्साहन ये देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति। फिर देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में वृद्धि हो जाती है। इससे इससे कैसे वृद्धि हो जाती है, तो जो रूरल इकोनॉमी है आपकी, उसमें आप देखेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अपने उत्पाद को वो जाके एफसीआई को बेचते हैं और वहां से उन्हें जो पैसे मिलते हैं तो वो उस पैसे को खर्च कर पाते हैं। खर्च कैसे कर पाते हैं, उनकी क्रय क्षमता में, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, प्रयोज्य आय जो बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, वो बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने से क्या होता है, वो बढ़ने से ये होता है वो डिमांड जनरेट करते हैं। आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि वो औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसके लिए डिमांड, मान लीजिए उनको एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है या ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाती है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये समझा भी था, और एक डेटा भी मैंने शेयर किया था ना कुछ दिन पहले कि भारत की लगभग 50% से ऊपर आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है, और उस 50% में भी 70% आबादी कहां है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में संलग्न है।
तो आपके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय क्षमता में सुधार हो जाता है एमएसपी के कारण। और ये सुधार ने क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्रिएट किया था, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो 2008 की आर्थिक मंदी आई थी, जो यूएसए से बेसिकली शुरू हुई थी, तो वहां उससे निपटने में ना ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं बढ़ी हुई मांगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था ना। मतलब यहाँ अपने आप इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतनी ज्यादा डिमांड है इस मतलब भारत के अंदर स्वयं ना, अगर यहाँ पे आय आ जाए ना, तो वो चीजें किस तरह से हो जाएंगी, वो खुद ही डिमांड जनरेट कर देंगे। इसीलिए आप देखें तो जो अभी पीएम गरीब कल्याण पैकेज वगैरह जारी किया गया है, या जो उद्योगों के लिए अलग से पैकेज जारी किया गया है ना, तो वो सारे क्यों जारी किए गए हैं कि जो एमएसएमईज हैं ना, आरबीआई ने बोला है ना बैंक्स को कि आप एमएसएमईज को लोन दीजिए ना, कृषकों को लोन दीजिए। तो वो क्या है, वो यही डिमांड जनरेट करने की बात है कि इकोनॉमी में जो अभी एक मंदी की बात की जा रही है, स्टैगफ्लेशन की बात कही जा रही है, वो एक जो जिंक्स है ना, उसको तोड़ा जा सके। तो वो कैसे तोड़ा जा सकेगा, इसी तरीके से तोड़ा जा सकेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाकर। फिर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि के कारण महंगाई का दबाव भी दिखाई पड़ा। ये चीजें हमने देखी थी कि एमएसपी के कारण बेसिकली ओपन एंडेड सिस्टम है, तो उससे क्या हुआ, उससे अनाज बहुत ज्यादा खरीद लिया एफसीआई ने। जब अनाज बहुत ज्यादा खरीद लिया, मार्केट में अनाज कम हो गया, डिमांड तो उसकी ज्यादा ही है, उतनी ही है, और सप्लाई उसकी कम हो गई। तो जब ये दोनों में डिमांड और सप्लाई में अंतर हो जाएगा ज्यादा, तो उसका क्या असर होगा, उसका असर बाजार कीमतों पर दिखेगा, और उस पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाएगा, किसका, मुद्रास्फीति का। फिर बात करते हैं प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की अभी तक हमने सारी बातें कर ली, तो यहां चेंज क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको समाधान भी पता होना चाहिए, केवल समस्याएं गिनाकर फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गणना विधि है, उसमें परिवर्तन करने की बात है, जो हमने C1 C2 C3 पढ़ा था, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां क्या है, उसको यहां देख सकते हैं आप कि कृषि उत्पादों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएं ना, कि कृषि उत्पाद जो हैं उनके लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएं, जिसकी अनुशंसा किसने की थी, एमएस स्वामीनाथन ने की थी। एमएस स्वामीनाथन एक अच्छे कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको आप कोट कर सकते हैं कई बार ना। एमएस स्वामीनाथन ने ही कहा था कि अगर आप सबको भोजन दे दें सही से, तो देश की या विश्व की आधी समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इनको कोट भी कर सकते हैं आप, एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने भी क्या कहा था, लगभग 50% बढ़ाने की बात कही थी एमएसपी को। फिर देखिए, एमएसपी जो मूल्य व्यवस्था का विस्तार है, सभी फसलों के लिए सुनिश्चित किया जाए। जो 23 फसलें हैं, इसमें और भी फसलों को जोड़ा जाए, ताकि अधिकांश किसानों को और उनके उत्पादों को कवर किया जा सके। अभी क्या देखा जाता है, अभी बहुत कम प्रतिशत किसान ही इसमें कवर हो पाते हैं सही से, ठीक है। किसानों में जो आप देखेंगे, तो कई कई जगह पे एफसीआई में अपनी कमजोरियां हैं, कई कई जगह पे आप देखेंगे व्यापारियों ने इस तरह से कार्टेल बना लिए हैं, तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसान बहुत ज्यादा इसमें कवर नहीं हो पाते, और उनके उत्पाद भी जो अलग अलग से कुछ उत्पाद करते हैं, वो भी कवर नहीं हो पाते हैं। तो उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर देखिए, इसके साथ ही प्रभावी खरीद नीति के समर्थन को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ना। जो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसको भी ना, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान को मिली कीमत में अंतर, ठीक है। मान लीजिए एमएसपी कुछ था, लेकिन किसान को कीमत कम करके मिल गई, तो ये जो कीमत कम करके मिल गई, उसके बीच का जो अंतर है, उसके लिए नगद भुगतान की पूरक व्यवस्था होनी चाहिए ना। कई बार मैंने बताया है कि मजबूर हो जाते हैं किसान, कि उनको बेच के ही जाना पड़ेगा, वो 2 दिन यहां नहीं बैठ सकते हैं। तो वो जो अंतर की भरपाई है, उसके लिए नगद भुगतान की व्यवस्था की जाए, और इसकी जिम्मेदारी किस पे डालने की बात की गई है, नीति आयोग की। अभी थिंक टैंक यही है सरकार का, तो ये एक इस तरह का मैकेनिज्म विकसित करे, कैसे भी, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू जोड़ दे या वेबसाइट के थ्रू जोड़ दे, कि आपकी जो भी आप उत्पादन, मतलब अपना उत्पाद बेचें, उसका सबका एक प्रॉपर स्लिप निकले, सारी चीज निकले। तो वो अगर उससे कम पे जो भुगतान हुआ है, उसके लिए जो एजेंसियां हों वो उत्तरदायी हों, और जो कम कम मिला है पैसा ना, उसकी भुगतान जो कैसे किया जाए। आपके पास अब जनधन अकाउंट है ही, सारा एक तंत्र आपने विकसित ही कर लिया है, तो जो नगद भुगतान है उसकी भी पूरक व्यवस्था होनी चाहिए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए कैसे भी। फिर देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा,
हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की ओर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्या ये पूरी तरह से एक पूर्ण समाधान है? तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक राहत जैसा ही काम कर सकता है, ये पूर्ण सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कैसे? ये राहत कैसे है, पहले इसको देख लिया जाए। केवल राहत इसको समझ लीजिए। केवल राहत क्यों है? क्योंकि ये 23 फसलों के लिए जारी होता है ना, के लिए जारी होता है, जरूर ये गलत आ गया है, 23 फसलों के लिए जारी होता है और मुख्य रूप से गेहूं, धान और कपास जैसी कुछ फसलों पर प्रभावी रूप से काम करता है। ठीक है, मतलब 2-3 ही फसलें हैं जिनके ऊपर ध्यान रहता है और उन्हीं पर प्रभावी रूप से काम करता है, बाकी पे उस तरह से काम नहीं कर पाता। और उसमें भी क्या होता है, गेहूं और धान उत्पादक जो प्रमुख राज्य हैं उन तक ही प्रभावी है। मतलब ऐसा नहीं कि गेहूं, धान और कपास के जितने उत्पादक हैं, जितने किसान हैं, सबको ही, उसमें भी जो प्रमुख राज्यों तक हैं उन्हीं तक। जैसे हमने देखा था ना कि जो एफसीआई गेहूं की खरीद करती है, वो क्या करती है, शीर्ष 5 जो उत्पादक राज्य हैं उन्हीं से 98% खरीद लेती है। तो ये भी एक कमी है। तो जो प्रमुख प्रमुख राज्य हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो कृषि में थोड़े से पिछड़े राज्य हैं ना, वो और पिछड़ते चले जा रहे हैं और वहां के किसानों की हालत और खराब होती चली जा रही है। तो ये भी देखने की जरूरत है। फिर देखिए, कुछ फसलों को छोड़कर बाकी के लिए सरकारी खरीद का उपयुक्त तंत्र मौजूद नहीं है ना। कुछ फसलों मतलब जो लिमिटेड फसलें हैं, जो 3-4 फसलें जिसकी हमने बात की, 23 तो सिद्धांतता हैं, लेकिन बाकी के लिए सरकारी खरीद का एक उपयुक्त तंत्र मौजूद नहीं है। इसी कारण इसका लाभ कितने किसानों को मिलता है? केवल 6 से 7% किसानों को ही मिल पाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ये जो 6 से 7% का जो किसानों का दायरा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। 50%, 75% इतना करने की जरूरत है। तब ये बात है कि ये तो फिर अस्थाई हो गया। तो अस्थाई समाधान के लिए क्या किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए? तो इन कारकों पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से कारक हैं? एक तो आप लैंड रिफॉर्म लाइए, भूमि सुधार लाइए, भूमि स्वामित्व दीजिए, जो हम कल बात कर रहे थे बिहार पे भी, कि किस तरह वहां भूमि स्वामित्व को द्वितीय कृषि रोड मैप में भूमि स्वामित्व को अपडेट किया गया था, उसको देने की बात की गई थी, परती नहीं छोड़ने की बात की गई थी जमीन को। तो वो सारी चीजें, तो आप जो कुछ भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये पिछले के वीडियो देख के ना उससे कोरिलेट करेंगे तो आपके आंसर्स की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। फिर देखिए, जोतों के छोटे आकार की चुनौती से निपटना। जोतों का आकार जब बहुत छोटा छोटा होता है तो उससे क्या होता है, कृषि के यंत्रीकरण और मशीनीकरण की जो संभावनाएं होती हैं वो लगभग निरस्त हो जाती हैं, लगभग खत्म हो जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जोतें होती हैं, उनमें अपने अपने स्तर पे वो छोटे छोटे उत्पादन कर लेते हैं और बड़े स्तर पे उत्पादन उस तरह से नहीं हो पाता, तो उत्पादकता भी अंततः प्रभावित हो जाती है। फिर देखिए, कृषि सुधार की बात की गई है, मतलब आपको कृषि में भी सुधार लाना है, बीज के स्तर पर, सिंचाई के स्तर पर, बीमा के स्तर पर, फसल बीमा के स्तर पर ना, किसानों की आय सुरक्षित करने के स्तर पे, वो सारी चीजें भी। तो ये अस्थाई समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। अस्थाई मतलब बेसिकली परमानेंट, स्थायी समाधान। आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता की भी बात कही गई है। अगर आपको स्थायी समाधान देना है, एक परमानेंट समाधान देना है, तो आसान शर्तों पर कृषि ऋण भी आपको मिले। इसके अलावा देखें तो तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के जरिए मानसून पर निर्भरता कम करना है। मतलब जो हम बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे द्वितीय कृषि रोड मैप में, कि जो बेसिकली नदी बेसिन परियोजनाएं हैं उनको इस तरह से मतलब डेवलप किया जाए कि हर जगह पर वो सिंचाई सुविधाएं पहुंच पाएं और किसान ट्यूबवेल के ऊपर न डेवलप रहे बहुत ज्यादा, मतलब डेवलप क्या है, डिपेंडेंट ना रहे ना, और मानसून पर भी निर्भरता उसकी कम हो जाए। तो नदी घाटी परियोजनाओं को भी उसी तरह समेकित करने की बात है, इसीलिए हमने कोसी मेची लिंक की कल बात की थी। तो तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के जरिए मानसून पर निर्भरता को भी अगर आप कम कर देंगे तो एक परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। और एमएसपी केवल आपको राहत ही दे सकता है, वो आपकी जो किसानों की समस्याएं उनको पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इन पॉइंट्स पे बात करनी होगी, जो लगभग 8-9 पॉइंट मैं बता रहा हूं। फिर देखिए, कृषि और संरचना का विकास भी करना होगा कृषि में। तो वहां पे जो सड़कें हैं, जो सोलर पंप सेट्स हैं, उनके सबके विकास के लिए भी काम करना होगा। ठीक है, तो वहां पे बीज से लेके अंतिम तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक, किसानी जब शुरू की जाती है और जो अंत होता है फसल काट के उसका भंडारण तक किया जाता है, वहां तक एक अवसंरचना डेवलप करने की बात है। फिर विपणन अवसंरचना का भी विकास करना है कि जो मार्केटिंग ना, एपीएमसी एक्ट वगैरह जो आया है उसका भी सही से उपयोग हो सके और उसका लाभ किसको मिल सके, अंततः किसानों को उसका लाभ मिल सके। और प्रभावी पशु फसल प्रबंधन की भी बात की गई है। पशु फसल प्रबंधन मतलब
कि अगर आपकी एक बार फसल हो जाती है तो उसके बाद उस फसल को कैसे एक मतलब एक अरेंज मैनर में या स्ट्रक्चर्ड मैनर में किस तरह उद्योगों तक पहुंचाना है और औद्योगिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना है ना। तो अग्र फसल प्रबंधन और पश्च फसल प्रबंधन, ये दो तथ्य हैं जो कई बार आप सुनते रहते हैं, दो वर्ड्स हैं जो सुनते रहते हैं। इन दोनों में साम्यता की भी बात की गई है। फिर दोस्तों बात करेंगे हम शांता कुमार पैनल की। शांता कुमार पैनल 2015 में आया था। इसने कुछ अपनी बातें रखी थी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में। तो इसने खरीद नीति की भी कुछ विसंगतियों की बात की थी, उनको भी दूर करने की बात की थी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही साथ। वो क्या थी तो देखेंगे दोस्तों। तो इसने पहले कहा था कि उच्च दक्षता के अभाव के कारण एफसीआई की आर्थिक लागत बढ़ जाती है। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है, जो मैंने आपको बताया था ना, परिवहन लागत, भंडारण लागत ना, वो सारी चीजें, या विपणन लागत, उनके कारण क्या होता है। जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 1400 रुपए का गेहूं है और उसे 2200 रुपए लग जाता है एफसीआई को क्या करने में, उसको मतलब यूज में बना रहे इस लायक करने में। तो उच्च दक्षता लागत के कारण, मतलब दक्षता का अभाव है बेसिकली, तो उच्च लागत बढ़ जाती है। उसकी लागत जैसे ही बढ़ जाएगी, उसकी क्या कहेंगे, कॉस्ट जैसे ही बढ़ जाएगी, तो एफसीआई की आर्थिक लागत भी बढ़ जाती है। तो एफसीआई के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तरह तरह से एफसीआई कटघरे में खड़ी होती रहती है। तो उसको भी देखने की जरूरत है। तो इनका जो पूरा मतलब इनकी रिपोर्ट थी एफसीआई पे, एमएसपी पर, इन्हीं पर केंद्रित थी। इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने निकाल के लाए हैं जो आप बाद में लिख सकते हैं जब अपने आंसर राइट कर रहे होंगे। फिर ये क्या कहते हैं कि यदि राज्य सरकार एमएसपी पर बोनस की घोषणा कर दे, कई बार देखा जाता है ना इलेक्शंस के दौरान, और कई बार किसान संगठन होते हैं उनका भी दबाव होता है, तो राज्य सरकारें एमएसपी पे बोनस घोषणा कर देती हैं ना, कि 1 क्विंटल पे 200 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलेगा आप। तो उसकी बात क्या होता है, उसके बाद एफसीआई उन राज्यों से एमएसपी पर खरीद ना करे, इसकी सलाह देते हैं वो ना, क्योंकि उनको बोनस मिल गया। तो उस जो एमएसपी है उस एमएसपी पर ही खरीदें, उस बोनस पे ना खरीदें, नहीं तो एफसीआई को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता और दुष्प्रभावित हो जाएगी, आर्थिक लागत और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं बढ़नी चाहिए ज्यादा। फिर देखिए क्या कहते हैं वो, कि खरीद की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए और पारदर्शी जांच मैकेनिज्म विकसित किया जाए। मतलब किसानों को अननेसेसरी हैरास न किया जाए, उनको पहले ही जानकारी रहे कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता क्या रहनी चाहिए, जिसके आधार पर उनके उत्पाद आगे जाने वाले हैं। तो वो एक चीज भी अगर सुनिश्चित करी रहेगी तो किसानों का शोषण कम से कम हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं गेहूं और चावल के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके कारण दलहन, तिलहन, सब्जी और फल, ये बेसिकली जो फसलें हैं ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। इसके कारण क्या होता है, इन चीजों में महंगाई दिखाई पड़ती, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, सब्जी हो या फल हो। तो यहां पे महंगाई ना दिखाई पड़े, तो इसके लिए भी एफसीआई कुछ एक ऐसा करे कि जो मतलब शीघ्र खराब होने वाली फसलें हैं उनके लिए भी एक तंत्र डेवलप करे ना, क्योंकि ये जो सब्जी वब्जी होती है जल्दी 2 दिन के अंदर खराब हो जाती है, फल भी 10-5 दिन की इनकी सेल्फ लाइफ होती है ना। तो ये सारी चीजें, दलहन भी, तिलहन भी, इन सब में महंगाई ना दिखाई पड़े, इसके लिए भी एफसीआई की या सीएसीपी की जिम्मेदारी बढ़ाने की बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि राज्यों को जो राजस्व हानि होती है इसके लिए एक पैकेज की घोषणा करे केंद्र सरकार ना, या कृषि मंत्रालय, जो भी। तो ये रही बेसिकली शांता कुमार पैनल की रिपोर्ट। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया बेसिकली एमएसपी और इससे जुड़े हुए सारे मुद्दे। तो कभी एमएसपी पे क्वेश्चन आएगा तो इन चीजों को फॉलो करके आप सारी समस्याओं को, एक परफेक्ट डेटा भी मैंने यहां से अपडेट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, तो आप इनको यूज करके अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। और मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मैंने इस पर काफी मेहनत भी की है। तो दोस्तों आप लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो वो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे वीडियोस आए या और अन्य एजुकेटर्स के वीडियोस आए तो वो वीडियोस आप मिस ना कर पाएं और देख के अपनी प्रायोरिटी के अनुसार पढ़ पाएं। तो अगर आपको मेरे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं, मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तो आप ये कोड फिल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बीपीएससी का। मैं यहाँ पे अभी मेंस को लेके पूरी तरह से डेडिकेटेड कोर्सेज चला रहा हूँ, और जिस तरह से आज यूपीएससी ने भी देखिए तो मेंस की डेट वगैरह काफी लेट बताई है ना, यूपीएससी के मेंस की डेट, पीटी की डेट। तो अभी आपके पास काफी टाइम है और आप इस टाइम में इधर उधर भटकने की तुलना में, क्योंकि पीटी भी लेट है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी को भी मुकम्मल कर सकते हैं और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां पे बेसिकली
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हों। तो ये कोड डाल दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल कुमार मिश्रा, थैंक यू।